मानव जीवन की अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित कृषि, इसके साथ ही कृषि के प्रकार, विभिन्न प्रकार के तत्व, विभिन्न प्रकार के संसाधन मानव के क्रियाकलाप को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं और हमें बताते हैं कि किस प्रकार से मानव प्रकृति में की ओर निर्भर है और प्रकृति ही देन है मानव की। तो आज अपन पढ़ेंगे इसका टॉपिक नंबर 3, चैप्टर 4। यह चैप्टर 4 कक्षा 12 का है। तो मेरा नाम है राम कुमार सोनी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ऋतु प्रवास क्या होता है एवं कृषि के कौन कौन से और प्रकार हैं और देशों में विभिन्न और देशों में कैसी कैसी कृषि की जाती है, और खनन, खनन मतलब माइनिंग, मतलब किसी स्थान को खोदना, किस प्रकार से खनन है, यह एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। भाई इसकी विशेषताओं को आज अपन गहराई से पढ़ते हैं। अपन देखते हैं मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि से क्या तात्पर्य है? मिश्रित कृषि अत्यधिक विकसित देशों में, अत्यधिक विकसित देशों में की जाती है। मिश्रित कृषि में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। कृषि भी की जाती है, उसी में पशुपालन को भी किया जाता है। तो यह अत्यधिक विकसित देशों में की जाती है और यह कोल्ड रीजन में की जाती है। क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास कृषि करने के लिए भी पैसे होते हैं और उनका बहुत अच्छे से वाणिज्यिक रूप से फर्म स्टेट पर रखकर अच्छे वैज्ञानिक तरीके से उनकी देखभाल कर वो पशुपालन भी करते हैं, जिससे उनकी इनकम 2x मतलब दुगनी हो जाती है। तो इस प्रकार की में एग्रीकल्चर के साथ एनिमल का भी पालन किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं फसल पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है, मतलब दोनों को एक साथ ही इनका पालन पोषण किया जाता है। फसलों के साथ साथ पशु जैसे मवेशी, इनमें पशुओं कौन कौन से पशु हैं? इनमें पशु है भेड़, सुअर, इसके बाद कुक्कुट मतलब होता है मुर्गी पालन आय के प्रमुख स्रोत हैं। इनका यह उपयोग दूध के लिए भी करते हैं, जैसे भेड़ का उपयोग ऊन के लिए किया जाता है। इसी प्रकार सुअर का उपयोग मीट बनाने या मांस बनाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार मुर्गी का उपयोग भी मांस के लिए किया जाता है। अब यह क्यों करते हैं? क्योंकि यह एक ही खेत में, जैसे सुअर को एक बाड़े में रख के उसको अच्छा चरा दिया, जैसे भेड़ को एक ही जगह स्थान पर रखकर खेत में इनको चरा दिया, जैसे मुर्गी को अच्छा खाना देकर उनको चरा दिया। जब यह अच्छे तंदुरुस्त हेल्दी हो जाते तो इनको उससे ट्रकों से भरकर फैक्ट्री में लिया जाता है, उनको कट पीस करके डिब्बा बंद करके पूरे देशों में निर्यात कर दिया जाता है। अब मिश्रित कृषि की विशेषता, अब अपन इसकी विशेषता क्या है, अपन क्यों होती है कृषि, किन के द्वारा होती है, इसमें तकनीकी का कितना स्तर रहता है, अपन देखते हैं कि चारे की फसल मिश्रित कृषि के प्रमुख घटक है। अब मिश्रित कृषि में किस प्रकार की फसलें की जाती है? मिश्रित कृषि में उन प्रकार की फसलें की जाती हैं जिनको पशु खा सके, जैसे कि मक्का एक यूएसए में चारा फसल है जो इनको सुअरों को खिलाई जाती है। जब यह इनको खिलाई जाती है तो यह अच्छे मोटे हो जाते हैं। जब ये मोटे हो जाते हैं तो उनको फैक्ट्री में ले जाया जाता और उनके पीस करके दुनिया में निर्यात कर दिए जाते डिब्बा पे बंद करके। इस प्रकार की खेती में खेतों का आकार मध्यम होता है, ना खेत ज्यादा बड़े रहते और ना खेत ज्यादा छोटे, इनका खेतों का आकार मध्यम रहता है। तो इसी में जैसे एक खेत है, यहाँ पर फसलों का प्रोडक्शन किया जाता है और यहाँ पर पशुओं को पाला जाता है। तो यह मध्यम आकार के खेत होते हैं। यहाँ पर इसमें बोई जाने वाली अन्य फसलें जैसे कि गेहूं भी खिलाते, जौ, राई, मक्का, कंदमूल प्रमुख हैं। सस्यावर्तन एवं अंतर फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब क्या हुआ? सस्यावर्तन का मतलब हुआ कि खेतों को बदलते रहना। जैसे कि स्थानांतरित कृषि में यह था वह पेड़ों को काट कर बदलते, लेकिन यहाँ पर बहुत ही डेवलप तरीके से किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर पहले फसल हो गई, यहाँ पर पशुपालन किया, अब नेक्स्ट बार यह होगा कि यहाँ पर फसल उगाई जाएगी इस एरिया में, बस इस एरिया में पशुपालन किया जाएगा, जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। बिना वनस्पति को नष्ट किए
भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। अब यहाँ पर 6 महीने पशुपालन किया जाएगा, यहाँ पर फसलें उगाई जाएंगी। जब यहाँ पर फसलें काट ली जाएंगी तो यहाँ पर तीसरी बार फसलें उगाई जाएगी। इसलिए बहुत वैज्ञानिक तरीके फसलों का भी उत्पादन किया जाता है और बहुत वैज्ञानिक तरीके से पशुओं को भी काटा जाता है और पशुओं को ही अच्छा दूध निकाला जाता है, उनका बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। क्यों? विकासशील भागों या अविकसित भागों में क्यों नहीं की जाती? क्योंकि इस प्रकार की कृषि में बहुत अधिक कैपिटल की, बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जो विकसित देश है या जो डेवलप्ड कंट्री है उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बहुत अधिक पैसा, इसलिए यह कृषि अधिक विकसित वाले देशों में की जाती है। साथ ही अपन ये देखते हैं कि इस खेती में यह खेती कोल्ड वाले रीजन में अत्यधिक की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मांस और दूध रखने के लिए ठंडा रीजन बहुत उपयोगी माना जाता है, इसलिए यह खेती अधिक ठंडा वाले रीजन में भी की जाती है। जैसे उत्तर पश्चिमी यूरोप इसका एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि यूरोप बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट कि ऋतु प्रवास क्या होता है। व्हाट इज द ट्रांसह्यूमेंस, व्हाट इज द ट्रांसह्यूमेंट एलिमेंट्स। तो ऋतु प्रवास क्या होता है? तो ऋतु प्रवास मतलब होता है कि एक जनजाति 6 महीने घाटी में कार्य करेगी और अगले ही 6 महीने वह पशुओं को लेकर माउंटेन पर चला जाएगा। जैसे कि मैंने बताया यह हिमालय माउंटेन है, हिमालय माउंटेन में यह घाटियां है, ये घाटी है। तो यह देखा जाएगा कि जैसे कि कौन सा सीजन है, जैसे कि अपन देखें कि गर्म ऋतु है। गर्म ऋतु में पहले अपन देखेंगे शीत ऋतु। शीत ऋतु में यहां पर पर्वतों के ऊपर यहां पर बर्फबारी होने लगती है। जब यहाँ पर बर्फबारी होने लगती है तो जो जनजाति है, जनजाति में कौन सी, जैसे कि जनजाति में गुज्जर, बकरवाल, भोटिया, गद्दी और सिक्किम साइड में जाए तो लेप्चा आदि जनजातियां इस प्रकार का कार्य करती हैं। अब अपन देखेंगे तो ये अपनी पूरे कबीले के रूप में ऊपर से नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर जैसे कि विभिन्न प्रकार के वो हैं शहर हैं, जैसे कि कुल्लू, मनाली, शिमला और इसके बाद श्रीनगर, जम्मू, यहाँ पर ये पशुओं को चराते हैं। ये बात कब की है? ये बात हो गई शीत ऋतु की। अब ग्रीष्म ऋतु में अब यह है गर्म ऋतु। गर्म ऋतु में यहाँ की बर्फ पिघल जाती है तो यहाँ पर नए नए चारागाहों का विकास हो जाता है। जब यहाँ पर नए नए चारागाहों का विकास होगा, जब यहाँ पर नए नए चारागाहों का विकास होगा तो यह जनजाति पशुओं को चराने के लिए यहाँ पर पर्वतों के पीक पर आ जाएगी। तो इसी को नीचे आना फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आना, ऊपर जाना, फिर नीचे आना, इसी को कहते हैं अपन ट्रांस ह्यूमन। ट्रांस मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, ह्यूमन मतलब होता है मानव, और मानव के साथ जितने भी वो भेड़, बकरी, जानवर हैं तो वो। अपन देखते हैं ऋतु प्रवास। नए चारागाहों की खोज में चलवासी पशु चारक समतल भागों में, जैसा कि मैंने बताया कि घाटी से ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। नए चारागाह मतलब क्या हुआ कि उन्होंने एक क्षेत्र विशेष में, जैसे कि ये है, यहाँ पर चारागाह किया, यहाँ पर चारागाह खत्म हो गया, अब वो यहाँ चलकर यहाँ पर चारागाह करेंगे, फिर ऐसे ही दूसरे माउंटेन पर चारागाह करेंगे। ऐसे इनकी तलाश में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर
जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, गर्मियों में यह मैदानों से पर्वत के ऊपर जाते हैं और शीत ऋतु में पर्वत से मैदानों की ओर आते हैं। शीत ऋतु में पर्वतीय भागों से मैदानी चारागाहों की ओर प्रवास करते हैं। इस गतिविधि को ऋतु प्रवास, मतलब ऋतु के अकॉर्डिंग, गर्मी है तो वह ऊपर चले जाएंगे, सर्दी है तो वह पर्वत से नीचे आ जाएंगे। ऋतु प्रवास या ट्रांस ह्यूमन नाम से बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रक फार्मिंग। क्या होती है ट्रक फार्मिंग? ट्रक फार्मिंग का मतलब है कि विकसित देशों में, जैसे कि ये शहर है, विकसित देशों में शहरों के आसपास की जाने वाली कृषि को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। इस प्रकार अब यह कृषि में क्या बोया जाता है? इस प्रकार की कृषि में जैसे कि फूल है, जैसे कि फल है, जैसे कि सब्जी है, जो शहर की जरूरतों को पूरा कर सके, वह इस प्रकार की खेती में बोया जाता है। ट्रक फार्मिंग, जहां केवल सब्जियों की खेती की जाए वहां ट्रक की जाती है, वहां ट्रक बाजार के माध्यम से दूरी रात भर में तय करते हैं, इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर ये कोई शहर है और शहर के बाहर यहाँ पर सब्जियां उगाई जाएंगी। अभी यह सब्जियां ट्रक में लोड करके शहर में भेज दी जाएंगी, जो शहर की जरूरत को पूरा करेंगी। यहाँ पर जो सब्जियां हैं वो सब्जियां शहर की पूरी जरूरत को पूरा करेंगी। अब ट्रक फार्मिंग कह दो। इसी प्रकार एक कृषि होती है कुक्कुट पालन। कुक्कुट मतलब मुर्गियों का पालन। अब अगली कृषि है डेयरी कृषि। अब डेयरी कृषि क्या है? डेयरी से मतलब होता है दूध। जहां पर दूध का उत्पादन किया जाता है, जहां पर जानवरों से दूध निकाला जाता है, उनका बहुत बड़े तरीके से उपयोग किया जाता है, वो क्या है? डेयरी कृषि। यह एक विशेष प्रकार की कृषि है जिसके अंतर्गत पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है और उनके स्वस्थ प्रजनन और चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार की खेती भी कहाँ ज्यादा प्रचलित है? इस प्रकार की खेती भी विकसित देशों में अधिक प्रचलित है। डेयरी कृषि की विशेषताएं क्या है? सबसे पहले पूंजी। पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के लिए भंडार एवं दुग्ध उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। क्योंकि जब ये डेवलप्ड है तो यहाँ पर पूंजी की बहुत अधिक आवश्यकता हुई। पशुओं के लिए अच्छे देखभाल के लिए, पशुओं के अच्छे साइंटिस्ट के लिए, उनको रहने के लिए, उनको खाने के लिए, उनको ओढ़ने के लिए बहुत अच्छे से देखभाल इनकी की जाएगी, इसलिए पूंजी की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार श्रम। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए विकसित देशों में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। और नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित यातायात के साधन, प्रशीतकों यानी कि रेफ्रिजरेटर का उपयोग तथा पाश्चुरीकरण की सुविधा उपलब्ध होने के कारण इन केंद्रों के निकट स्थापित की जाती है। मतलब शहर के बाहर पाश्चुरीकृत दूध, मतलब जैसे अपने यहाँ सांची का दूध आता है, जैसे अपने यहाँ अमूल का दूध आता है, वह दूध कैसा है? वह दूध पाश्चुरीकृत दूध है। दूध को पाश्चुरीकृत मतलब होता है कि पहले दूध को 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल किया जाएगा, उबाला जाएगा, फिर उसको -100 डिग्री सेल्सियस या -87 डिग्री सेल्सियस पर उसको एकदम से ठंडा किया जाएगा, जिससे उसके जो कीटाणु हैं या जो विषाणु हैं वो एकदम से नष्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं अपन पाश्चुरीकरण। सुविधा उपलब्ध होने के कारण इन केंद्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं। अब यह बाजार के समीप ही क्यों स्थापित किया है? किसी शहर के समीप ही क्यों स्थापित किए जाते हैं? क्यों? क्योंकि दिन भर दूध एक ऐसा पदार्थ है जो 12 घंटे में खराब हो जाता है, इसलिए ये शहर है, शहर के बाहर यहाँ पर दूध पालन किया जाता है और उसको तुरंत सुबह से 3 से 6 या रात को 2 से सुबह 6 बजे तक यहाँ दूध निकाला जाता है और सुबह 6 बजे डेयरी या ट्रकों के द्वारा इनको शहर में लाया जाता है और इनकी
दूध की खपत हो जाती है। यदि दूध को ज्यादा देर तक रखा जाएगा तो दूध खराब हो जाएगा। इसी कारण इनको शहरों के बाहर स्थापित किया जाता है। अब बाजार, डेयरी कृषि का कार्य जैसे कि मैंने बताया नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है। ये शहर है, इसके यहाँ पर समीप किया जाता है, क्योंकि कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के अच्छे बाजार होते हैं, इनका कंजप्शन अच्छा हो जाता है, नगरीय केंद्र इनकी खपत अच्छी कर ले, ये ज्यादा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं, इनका कंजप्शन अच्छा हो जाता है। जैसे कि ये वाणिज्यिक पशुपालन है, ये सब इनके क्षेत्र क्या है, जैसे उत्तर पश्चिमी यूरोप यह बहुत डेवलप्ड है, कनाडा भी बहुत डेवलप्ड है, न्यूजीलैंड भी बहुत डेवलप्ड है, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, यह क्षेत्र बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, पर कैपिटल की इनकम इनकी बहुत ज्यादा, इसलिए है इनका अधिक महत्व है। अब नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय कृषि। तो भूमध्य सागरीय कृषि किस लिए जानी जाती है, तो भूमध्य सागरीय कृषि जानी जाती है खट्टे फलों के लिए भूमध्य सागरीय कृषि जानी जाती है। यह कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। यह विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें खट्टे फलों के उत्पादन पर विशेष बल दिया जाता है। अब भूमध्य सागरीय कृषि की क्या विशेषता है, भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है कि इसमें गर्मियों में तो सूखा पड़ता है, गर्मियों में बारिश नहीं होती, जबकि इसमें ठंडे टाइम में इसमें बारिश होती है, इसलिए इसमें खट्टे फलों की खेती की जाती है। यहाँ शुष्क कृषि भी की जाती है। गर्मी देखो, यहाँ पर गर्मियों के महीने में अंजीर एक शुष्क फल है और जैतून पैदा होते हैं शीत ऋतु में, जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है। क्योंकि यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से ठंडों में बारिश हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर खट्टे फल अंगूर की बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में कृषि की जाती है, मांग होती है, तब इसी क्षेत्र से इसकी आपूर्ति की जाती है। इस क्षेत्र में कई देशों से अच्छी किस्म के अंगूर से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा या शराब का उत्पादन किया जाता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शराब कहाँ बनाई जाती है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शराब बनाई जाती है इटली देश में। क्योंकि वहां पर सब बहुत अधिक मात्रा में अंगूरों का उत्पादन किया जाता है, और जो अंगूर थोड़े खराब होते हैं उनसे मुनक्का बनाई जाती है और अन्य देशों में इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। यही कारण, इसीलिए भूमध्य सागरीय जलवायु एक बहुत महत्वपूर्ण जलवायु है। अब है सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। सामूहिक मतलब होता है समूह बनाकर कृषि करना, सरकारी मतलब होता है कि सरकार के स्वामित्व में कृषि करना। सहकारी कृषि देखो, सहकारी से तात्पर्य क्या है, सहकारी मतलब सरकार अपना सहयोग कर रही है, इसको कहेंगे अपन सहकारी। सहकारी कृषि में कृषक स्वेच्छा से अपने संसाधनों का समाहित कर सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करते हैं। इसमें यह है कि बहुत सारे किसान, जैसे 10-20-100 किसान सब इकट्ठे हो जाते हैं और सरकार से कहते हैं कि आप अपने हिसाब से हमसे काम करवाइए। तो सरकार उनको कम रेट में बीज देती है, कम रेट में ये कीटनाशक दवाई देती है, कम अच्छे भाव में मंडियों में इनका सामान बिक जाता है। इस प्रकार की खेती को कहते हैं अपन सहकारी कृषि। सामूहिक कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर होता है। तो जो सामूहिक कृषि होती है उसमें 10-50 लोग समूह में कृषि करते हैं। अब वह 10-50 ही लोग डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है, कौन सा बीज लाना है, कहाँ प्रोडक्शन करना है, कहाँ अधिक होगा, कि भूमि में कितना पीएच है, कम है, भूमि अच्छी है, खराब है। यह सब स्वामित्व खुद ही लोग करते हैं, खुद ही आपस में लोग निपटते हैं, इसमें सरकारी कोई भूमिका नहीं रहती। नेक्स्ट, सहकारी कृषि में व्यक्तिगत फार्म अक्षुण्ण होते हैं, मतलब कि इंडिविजुअल का बहुत कम रोल रहता है। सामूहिक कृषि में कृषक अपने भी साधनों को मिला कृषि करते हैं, जबकि जो सहकारी कृषि तो इंडिविजुअल नहीं है, जबकि सामूहिक कृषि जो इंडिविजुअल है, जो लोग अपने दिमाग से अपनी राह रख सकते हैं और अपनी खेत या अपनी कृषि को आगे बढ़ा सकते हैं, किंतु भूमि का छोटा ऐसा हिस्सा अपने अधिकार में रख सकते हैं। यह किसकी विशेषता है, सामूहिक कृषि की। नेक्स्ट, सहकारी समिति कृषकों की सभी रूपों में सहायता करती है, जैसे कि मैंने बताया कि उनको सब्सिडी देना, उनको अच्छे बीज उपलब्ध कराना, उनको अच्छे हाइब्रिड बीज उपलब्ध कराना, इसी के साथ कीटनाशकों का अनुबंधन करना, अच्छे जो
प्रोडक्शन हो गया उनको अच्छे दामों में बाजारों में बेचना, मंडी में बेचना। जबकि सामूहिक कृषि में सरकार सभी तरह के नियम नियंत्रण करती है, मतलब इनका सरकार का बहुत कम रोल रहता है, लोगों का अधिक रोल रहता है। लोग ही डिसाइड करते हैं कि कितने में चीज बिकेगी, कितने में चीज आएगी। सहकारी समिति अपने उत्पादों के अनुकूल शर्तों पर बेचती है। सामूहिक कृषि उत्पाद को सरकार ही निर्धारित मूल्य पर रखती है, ये बता ही दिया। जैसे इसके उदाहरण भी वही है, डेवलप्ड या विकसित देश। विकसित देश में क्या है, जैसे डेनमार्क है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, स्वीडन है, इटली है। भारत में क्यों नहीं की जाती? क्यों? क्योंकि भारत एक विकासशील राष्ट्र है, इन पर कैपिटा इनकम कम है, पूंजी की आवश्यकता होती है भारतवासियों को, यहाँ पर पैसा भरा पड़ा है, इसलिए यहाँ पर यूरोप के देशों में सहकारी कृषि का चलन है, जबकि रूस में सामूहिक कृषि का चलन है। सरकार इनकी बहुत हेल्प करती है यूरोपीय, जबकि रूस में लोग इंडिविजुअल ही अपने कृषि कार्य में पसंद करते, वो अपना सरकार का हस्तक्षेप ही नहीं चाहते। अब नेक्स्ट है खनन। खनन से मतलब क्या होता है? क्या होता है खनन? खनन मतलब होता है खोदना। अब किस चीज को खोदना? जमीन को खोदना। चूंकि अपन पढ़ रहे हैं प्राथमिक क्रियाकलाप, तो वह किससे रिलेटेड होंगे? तो वह सभी रिलेटेड होंगे प्रकृति से। भूपर्पटी से मूल्यवान धात्विक में आ जाएंगे लोहा, सोना, चांदी। अधात्विक में आ जाएंगे जैसे लकड़ी के बाद पेड़ आदि। अधात्विक खनिजों को निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। मतलब जमीन से माइनिंग करना, जैसे कि ये जमीन है, यहां से ड्रिलिंग करके खोद कर यहां से बाहर निकालना तत्वों को, यही क्या है? यही खनन है। खनन के दो प्रकार, एक भूमिगत खनन है, एक धरातलीय खनन। अब भूमिगत खनन और धरातलीय खनन क्या हो, इसके बारे में अपन और देखते हैं। अब जैसे भूमिगत खनन मतलब यह है, भूमिगत खनन एक सुरंग बनाकर, जैसे कोयला निकालना, एक सुरंग बनाकर जैसा पेट्रोलियम निकालना, इसका है भूमिगत खनन। बहुत ही जोखिमपूर्ण तथा असुरक्षित होता है। जैसे कि यहाँ पर एक ये सुरंग बना लिया, अब ये सुरंग के अंदर जा रहा है, अगर ये ऊपर से छत ढह गई या छत गिर गई तो पूरे के पूरे लोगों की मौत हो जाती है। इसी प्रकार से ये मशीनों के द्वारा, ये जैसे कि लोहा है, यहाँ ये खुदाई चल रही है, यदि ये ऊपर से छत गिर जाती है नीचे तो पूरे के पूरे लोगों की मौत हो जाती है। इसी प्रकार इसमें कहा गया भूमिगत खनन बहुत ही जोखिमपूर्ण तथा असुरक्षित है। सुरक्षात्मक उपायों व उपकरणों पर अत्यधिक खर्च हो जाता है, इसी कारण भूमिगत खनन बहुत कम किया जाता है, जबकि धरातलीय खनन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। क्योंकि धरातलीय खनन में पूरी ओपन खुली खदान रहती है, उसको खोदते जाओ और लेते जाओ। इसमें दुर्घटनाओं की संभावना अधिक होती है, जैसे कि मैंने बताया छत ही गिर गई तो पूरे लोग मर गए। खाने काफी गहराई पर होती है, जब गहराई पर होगी तो जैसे जैसे अपन पता है, जैसे जैसे अपन जमीन के अंदर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, बहुत प्रकार की समस्या हो जाती है। जैसे कि कोयले की खदान में काम करने वाले लोगों को ब्लैक लंग्स नामक रोग हो जाता है, उनके फेफड़ों में कोयले की कालिक जम जाती है और उनको बहुत भयानक कैंसर होता है और मौत हो जाती है। इस खानों में बेधन मशीन मतलब खोदना, माल ढोने वाली गाड़ियों तथा वायु संचार प्रणाली आवश्यक होती है। अगर यह नहीं होगी तो इसमें अंदर जाना, वायु प्रणाली यहाँ पर एयर एसी के द्वारा अंदर भरी जाती है, यदि यहाँ पर एयर नहीं होगी तो ये लोग मर जाएंगे। अब अगला है धरातलीय खान। धरातलीय खान देखो, ये अपेक्षाकृत बहुत बड़ी रहती है, खुले एरिया में कोई रिस्क नहीं। धरातलीय खनन अपेक्षाकृत आसान, देखो ये आसान, बहुत आसान, सुरक्षित भी है, कहीं किसी प्रकार का यहाँ कोलैप्स नहीं हो रहा, ना छत गिर रही ना कुछ, और सस्ता होता है। आराम से मशीन लगाई यहाँ और यहाँ से पेट्रोल निकाल लिया, डीजल निकाल लिया आराम से। इस खनन में सुरक्षात्मक उपायों उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत कम होता है। यहाँ पर उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती, ना कोई एयर कंडीशनर लगाना, क्योंकि यहाँ पर खुले वातावरण में यह क्रियाकलाप होते हैं। खनिजों के भंडार धरातल के निकट ही कम गहराई पर होते हैं, क्योंकि जब जैसे कि ये भूपर्पटी है, यहाँ थोड़ा खोदा, यहाँ पर खनिज है, तो यहाँ से ये लोग माइनिंग कर लेते हैं। अब खनन को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं, जैसे भौतिक कारक। इसमें खनिज पदार्थों के आकार, श्रेणी और उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित किया जाता है। खनिजों की अत्यधिक गहराई, खनिजों में धातु की मात्रा का कम प्रतिशत, उपयोग के स्थानों की अधिक दूरी खनिजों के खनन को व्यय को बढ़ा देती है।
जैसे कि अपन देखते हैं कि कोई खनिज मूल्यवान नहीं, फिर भी उसको खोदने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया जाता है। इसी प्रकार देखते हैं कि कहीं पर जैसे लोहे के 4 प्रकार हैं, तो सबसे चौथा वाला प्रकार हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। जैसे सिडेराइट वाला प्रकार है, सिडेराइट प्रकार में बहुत कम मात्रा में लोहा निकलता है, सिर्फ 30%। तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया जाता है, मतलब पैसा लग गए 1000 रुपए और सिर्फ लोहा मिला 3 किलो, इस टाइप का। आर्थिक कारक, इसमें खनिजों की मांग, आर्थिक में खनिजों की मांग कितनी ज्यादा है। पूरी आयरन और इंडस्ट्री ही किस पर टिकी है, लोहा एक्स पर टिकी है। पूरी दुनिया जो कार है, पूरा आधारभूत बेस इंडस्ट्री क्या है, लोहा है। विद्यमान तकनीक, ज्ञान एवं उपकरण, उपयोग, पूंजी की उपलब्धता, यात्रा श्रम पर होने वाला व्यय आता है। तो अब माइनिंग करना बहुत आसान नहीं, बहुत ही मुश्किल है। इसमें श्रम के साथ साथ तकनीकी स्किल, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। इस कारण यह बहुत व्यय तकनीक, इसमें बहुत ज्यादा कंजप्शन होता है। इसी प्रकार अपन देखें विवृत खदान का अर्थ क्या है। विवृत का अर्थ है एक खुली खदान, जैसे इसमें धरातलीय खनन भी कहा जाता है। यह एक सस्ता तरीका है जिसमें सुरक्षात्मक उपायों से एक सस्ता तरीका, उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च कम तथा उत्पादन शीघ्र अधिक होता है। इसमें बस यह होता है एक खुली खदान है, इसमें जेसीबी लगा दी, अब जेसीबी खोदती जा रही है और खनन करता जा रहा है, उसमें से लोहा निकलता जा रहा है, इस टाइप। तो अपन ने इस प्रकार देखा कि अध्याय 4 में किस प्रकार प्राथमिक क्रियाएं, किस प्रकार खनन होता है, किस प्रकार मनुष्य प्रकृति पर निर्भर है और किस प्रकार वह वाणिज्यिक पशुपालन करता है, किसी कहीं चलबाजी पशुचारण, कहीं स्थानांतरित कृषि है। तो भूगोल की विभिन्न शाखाएं और इन विभिन्न शाखाओं का अपन को अध्ययन बहुत ही आवश्यक होता है कि कैसे सिनेरियो देश में कैसे कृषि की जाती है, कहां पर अधिक जनसंख्या, कहां पर जनसंख्या कम है। तो इस प्रकार अपन ये देखते हैं कि भूगोल एक समझने का विषय ही नहीं, बल्कि पूरा उसको प्रैक्टिकल करने का विषय है। तो इसी प्रकार से आगे की वीडियो को जारी रखने के लिए हमारे फ्यूकी एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसी प्रकार से डेप्थ में पढ़ने के लिए अभी जाइए और प्ले स्टोर से फ्यूकी एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड कीजिए। और यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कमेंट कीजिए और बताइए और हम आपके लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। थैंक यू।